नमस्कार। आज है 2 अक्टूबर और यह दिन गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी के जन्म को चिन्हित करता है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर जानेंगे मोहनदास करमचंद गांधी के बापू, फादर ऑफ नेशन, महात्मा बनने की कहानी को। इस कहानी के पहले हिस्से में हम जानेंगे गांधी जी के शुरुआती जीवन को और उनके जीवन को पलट देने वाली साउथ अफ्रीका की यात्रा को, मेरे साथ यानी आरती छावड़ी के साथ। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे गांधी जी के भारत में लौटने की 1915 में और उसके बाद उनकी आजादी की लड़ाई में भूमिका की। इसका पूरा दौरा लेंगे अनुज गर्ग सर के साथ। तो आइए शुरू करें। कहानी की शुरुआत होती है पोरबंदर, गुजरात से। तिथि 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869। इसी दिन जन्म हुआ मोहनदास करमचंद गांधी का। पिता का नाम करमचंद गांधी, जो गुजरात के राजकोट और पोरबंदर जैसी स्टेट्स में दीवान की पोजीशन पर कार्यरत थे। माता पुतलीबाई, मानो सब्र, पेशेंस का जीता जागता उदाहरण। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि वो काफी हद तक समाज की रूढ़िवादी सोच से घिरी हुई थी। गांधी जी की एलिमेंट्री स्कूलिंग गुजरात के पोरबंदर और फिर राजकोट में हुई। इसी बीच 12 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ कस्तूरबा से। गुजरात के भावनगर के श्यामलादास कॉलेज से मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ठाना कि वो इंग्लैंड जाएंगे और वो चल पड़े 1888 में इंग्लैंड बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने। वो जैसे ही वहां पहुंचे, वहां का समाज अलग था, खान पान अलग था, वेशभूषा अलग थी। तो शुरू में गांधी जी ने वहां के जीवन को अपनाने की कोशिश की। वो भी टोपी लगाकर चलते थे, टाई लगाना सीख रहे थे और पतलून पहनकर चलते थे, बड़े बड़े जूते। लेकिन वो सारा जीवन, वो तरीका उनको रास नहीं आया, उन्हें समझ नहीं आया। वो चाह तो रहे थे अंग्रेजी बाबू बनना, लेकिन वो बन नहीं पाए। इसी वजह से उन्होंने अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया। 1891 में अपनी लॉ की स्टडी करके गांधी जी भारत वापस आते हैं। पर पढ़ाई तो कर ली, इसे प्रैक्टिस भी तो करना है। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद लॉ प्रैक्टिस करने के लिए उनका बुलावा आया साउथ अफ्रीका से। जीवन पूरी तरह से बदलने वाला था, बहुत सारे चेंजेस होने वाले थे। साउथ अफ्रीका से ही सत्याग्रह की कहानी भी शुरू होने वाली थी। आइए शुरू करते हैं एक नए पड़ाव को गांधी जी के जीवन में, और ये है साउथ अफ्रीका की यात्रा। साउथ अफ्रीका जाने से पहले गांधी जी ने भारत में भी लॉ में करियर बनाने की बहुत कोशिश की, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। इसी बीच इनविटेशन आता है साउथ अफ्रीका से, दादा अब्दुल्ला और उनकी कंपनी की तरफ से, जो कि एक व्यापारी थे। ऑफर में था कि गांधी जी को दादा अब्दुल्ला और उनकी कंपनी के लिए लीगल एडवाइजर का काम करना होगा। भारत में तो मौका नहीं मिल रहा था, तो गांधी जी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और वो निकल पड़े साउथ अफ्रीका में एक नए दुनिया को देखने के लिए। 1893 में गांधी जी पहुंचे डरबन, साउथ अफ्रीका का एक शहर है। वहां पर उनकी मुलाकात दादा अब्दुल्ला से हुई। उन दोनों ने तय किया कि उन्हें डरबन का कोर्ट विजिट करना चाहिए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को उनकी पगड़ी उतारने को कहा, साइड में रखने को कहा। गांधी जी ने इसको पूरी तरह से अपोज किया और यही नहीं, अगले दिन प्रेस में एक प्रोटेक्ट लेटर भी इशू कर दिया। ये तो एक शुरुआती बात थी। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स गांधी जी के जीवन में आगे भी होने वाले हैं, जो कि बहुत हद तक उनके जीवन के पूरे चक्र को बदल कर रख देंगे। और वो थी एक जर्नी प्रिटोरिया तक की। डरबन से गांधी जी ट्रेन पकड़ने वाले हैं प्रिटोरिया के लिए, अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए। लेकिन इस ट्रेन में जो हुआ वो सब कुछ बदल देगा। डरबन से प्रिटोरिया का जो सफर था ट्रेन का, उसमें उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली, वो ट्रेन में चढ़े। लेकिन बीच में एक स्टेशन आया जिसमें एक व्हाइट मैन यानी कि गोरा आदमी जो है वो वहां चढ़ जाता है। उसको थोड़ी सी परेशानी होती है गांधी जी को देखकर, क्योंकि गांधी जी एशियन थे और हम तो जानते ही हैं कि हमारा रंग गेहुआ होता है। तो अब उस अंग्रेज को बड़ी परेशानी होने लग गई और उसने यहाँ पर पुलिस वाले को बुलाया और कहा कि ये जो व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, इनको 3rd क्लास में ले जाया जाए।
यानी कि यहाँ से समझ आ रहा था कि साउथ अफ्रीका में एक प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। गांधी जी ने वहाँ पर भी अपोज किया, लेकिन पुलिस वालों की मदद से गांधी जी को उस कंपार्टमेंट से बाहर निकाला गया और वेटिंग रूम में ठंड के महीने में यहाँ पर एक तरीके से रहने को, बैठने को मजबूर कर दिया। यही सारी चीज़ें हैं जो गांधी जी को ह्यूमिलिएशन महसूस कराती हैं और वो रियलाइज करते हैं कि इस तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कितना ज़रूरी है आवाज़ उठाना। ये ह्यूमेन नहीं है, ये मानवता के खिलाफ है, और मानवता के खिलाफ जो चीज़ें जाती हैं उन्हें जल्द से जल्द बदलने में ही भलाई है। अगला एक्शन गांधी जी का क्या था? उन्होंने अगले ही दिन प्रिटोरिया में बहुत सारे इंडियंस की मीटिंग भी बुलाई और वहां पर वो इसी तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से जुड़े हुए इश्यूज को एड्रेस करने लगे। जल्दी उन्हें महसूस हुआ कि हमें एक परमानेंट बॉडी बनानी चाहिए इंडियंस के साथ मिलकर, और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नटल इंडियन कांग्रेस की शुरुआत की। नटल इंडियन कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव था इस तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से जुड़े हुए इश्यूज को सरकार तक रिफ्लेक्ट करना और उसके ऊपर आवाज उठाना, नारेबाजी करना, रोड पर उतरना और बदलाव लाना। 1894 में नटल इंडियन कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई और वो वाकई में बहुत ही एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन थी। 1899 में ब्रिटिशर्स के द्वारा लड़े जा रहे बोर वॉर में भी नटल इंडियन कांग्रेस ने गांधी जी की लीडरशिप के अंडर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने की ठानी और एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रोवाइड की। घायल सैनिकों को स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस में ले जाना और उनकी मरहम पट्टी करना। इसी कारण से आगे चलकर जब गांधी जी भारत आएंगे तो इंडिया के जो गवर्नर जनरल होंगे उस समय के, वो लॉर्ड हैजिंग होंगे और वो गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि भी देंगे। हालांकि इस उपाधि को, इस मेडल को गांधी जी ने ड्रॉप कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। गांधी जी का नया मेथड सत्याग्रह। आखिर क्या है ये? सत्य के साथ आग्रह किया जाना, सत्य की ही जीत होना, सत्य के साथ ही चलना। सत्याग्रह एक ऐसा मेथड था जिसके जरिए गांधी जी गलत करने वाले को सेल्फ रियलाइजेशन करवाते थे कि वो गलत कर रहा है। यही उनका ऑब्जेक्टिव रहता था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को बाहरी तौर पर समझाना बड़ा मुश्किल है, उसमें परिवर्तन लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम सच के बलबूते पर उस व्यक्ति को खुद रियलाइज कराएं कि वो गलत कर रहा है तो ये जो चेंज उसमें आएगा ये परमानेंट होगा। तो सत्याग्रह का जो मेथड है इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। सत्याग्रह, गांधी जी हर किसी को सत्याग्रही बनने को कहते थे। सत्याग्रही बनना आसान नहीं है। देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स। जैसे एक सत्याग्रही जो है उसके ऊपर चाहे कितना भी अटैक हो रहा हो वो कभी रिटेलिएट नहीं करता, वो कभी काउंटर अटैक नहीं करता, वो तब तक रुका रहता है, सब्र करता है जब तक अटैक करने वाले को रियलाइज ना हो जाए कि वो गलत कर रहा है। ये मेथड हृदय परिवर्तन के आइडिया पर चलता था। अंदर से जब एक व्यक्ति जो है उसका मन ये कहे कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे अब इस चीज को छोड़ देना चाहिए, मुझे अब परिवर्तन लाना चाहिए अपने अंदर, वही सत्याग्रह का आइडिया है। तो सत्याग्रह यहाँ गांधी जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सत्याग्रही कैसे बनना है वो भी लोगों को बता रहे हैं। सत्याग्रही बनना आसान नहीं है। ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग विल वाला व्यक्ति होता है, बहुत कंट्रोल करना जानता है वो खुद पर, सब्र रखता है, बाहरी फोर्सेस के अगेंस्ट किसी प्रकार से काउंटर अटैक नहीं करता। दिस मेथड इज समथिंग विच विल टेक टाइम, लोगों को समझने में भी समय लगेगा, लेकिन गांधी जी गाइडेंस के लिए तैयार थे। इसी बीच साउथ अफ्रीका में एक ऐसा केस आया जिसके खिलाफ गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट करने की ठानी, और वो था रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी कहा। एक तरीके से अथॉरिटीज के मुंह पर काले धब्बे के समान बताया। क्या था रजिस्ट्रेशन एक्ट? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्ट, एशियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्ट 1906। इस एक्ट के तहत कोई भी एशियन, यानी वो इंडियन हो सकता है, वो चाइनीज हो सकता है, वो यहाँ पे श्रीलंका से हो सकता है, बर्मा से हो सकता है, कोई भी एशियन जो साउथ अफ्रीका में मौजूद है उनको यहाँ पर अपना एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा,
और जब भी उनसे मांगा जाएगा उन्हें उस सर्टिफिकेट को दिखाना होगा, हाजिर होना होगा। ये सिर्फ एशियन से करवाया जा रहा था। अगेन एक प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही था। इसी वजह से गांधी जी ने इंपीरियल थिएटर जोहानिसबर्ग के अंदर 3000 एशियंस को एड्रेस करते हुए कहा कि हमें इस एक्ट का विरोध करना होगा, हमें जगह जगह धरने देने होंगे। इसी बीच गांधी जी को अरेस्ट किया गया, बल्कि मल्टीपल टाइम्स अरेस्ट किया गया, लेकिन इसका कोई एज सच रिजल्ट आप आता हुआ नहीं देखेंगे। एक चीज जरूर हुई कि वो लोगों को अवेयर करते जा रहे थे कि इस प्रकार के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाना, बोलना बहुत जरूरी है। इस प्रकार का दबाव जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्ट के अंडर सभी एशियंस को हर वक्त एक रजिस्ट्रेशन कैरी करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा। लेकिन ये ही नहीं हुआ, उसी साल एक और एक्ट आ गया, ट्रांसफर इमाइग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत ट्रांसफर में किसी भी इंडियन की एंट्री अलाउड ही नहीं थी। एक्चुअली ट्रांसफर जो है ना वो एक पॉश एरिया था, वहाँ पे वाइट मैन रहते थे और इसी वजह से इस प्रकार के एक्ट्स के जरिए इंडियंस को वहाँ पर एंट्री से रोका गया। अगेन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का ही एक एग्जाम्पल है। गांधी जी इन्हीं एक्ट्स के खिलाफ विरोध करते रहे, नारेबाजी करते रहे, जेल आते रहे, जाते रहे। लेकिन इसी बीच वो लिटरेरी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और बहुत एक्टिव थे। उन्होंने एक किताब लिखी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गुजराती भाषा में थी, लेकिन इंडिया में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है उसी को बिकने दिया गया। अंग्रेजों को मानो ये डर था कि हिंद स्वराज अगर गुजराती भाषा में भारत पहुंच गई तो ये इंडियंस को इंस्पायर कर देगी, नेशनलिज्म की भावना, वो सेंटिमेंट्स उनके अंदर जगा देगी और शायद ये इंडियंस अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने तय किया कि हिंद स्वराज को हम पब्लिश करेंगे, लेकिन भारत में वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही पब्लिश होगी, यानी अंग्रेजी भाषा ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है और ये किताब ज़्यादा जनता पर प्रभाव भी नहीं पैदा कर पाएगी। गांधी जी उभरते हुए देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो लहर थी उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक अपने विचार प्रकट करते रहते थे। उनका मानना था कि इस तरह से एकदम से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का आना, इतनी सारी फैक्ट्रीज़ का लगाया जाना, उनमें मशीनों का जो इस्तेमाल है वो हमें ग्रो करने में मदद नहीं करेगा। गांधी जी का मानना था कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में जो मैनुअल लेबर है उस पर फोकस किया जाना चाहिए। मशीनें इस प्रकार से अगर मनुष्य जो है उसको रिप्लेस करती रही तो हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी इस तरह के विचार जो हैं उनमें भी काफ़ी एक्टिव रहा करते थे। मतलब एक तरह से मल्टीटास्किंग का काम कर रहे हैं, वो किताबें भी लिख रहे हैं, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे इश्यूज़ के ऊपर वो अपने विचार भी प्रकट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से जुड़े हुए एक्ट्स के खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं। गांधी जी ने अपने साथियों के लिए, अपने दूसरे सत्याग्रहियों के लिए टॉल्स्टॉय फार्म की भी शुरुआत की 1910 में। यहाँ पे उनके बाकी के साथी जो है वो रहा करते थे। गांधी जी भी जब जेल से बाहर हुआ करते थे तो वही यहीं पर रहा करते थे और इसी बीच टॉल्स्टॉय फार्म में रहते हुए उन्होंने एक और किताब की रचना की, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। साउथ अफ्रीका में गांधी जी जितने भी सत्याग्रह करा रहे थे उस पे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट बहुत ही कड़ा प्रहार कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवमेंट्स चल रहे हैं। सत्याग्रहियों की इन टोली में एक कमी थी, महिलाओं की। विमेन पार्टिसिपेशन आपको इन कैंपेन्स में नजर नहीं आएगा, लेकिन 1912-1913 के बीच महिलाएं भी इन कैंपेन से जुड़ गई और उसके पीछे का कारण था साउथ अफ्रीकन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट। इस जजमेंट के तहत अगर आपका विवाह क्रिश्चियन नॉर्म्स कल्चर के हिसाब से नहीं हुआ है तो आपका विवाह साउथ अफ्रीका में इल्लीगल माना जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर जजमेंट था ये हिंदू मैरिजेस, पर्शियन मैरिजेस, मुस्लिम मैरिजेस जो है उनको टारगेट कर रहा था और इसी के खिलाफ महिलाएं भी सत्याग्रहियों के कैंपेन्स में उतर गई। यानी कि जो मूवमेंट है वो थोड़ा और क्वालिटेटिव हो गया। यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा मास लेवल पर आपको होता हुआ नजर आएगा। इसी बीच गोपाल कृष्ण गोखले भी साउथ अफ्रीका आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है, यानी कि वो उन्हें गाइड किया करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले अपने साथ 2 क्रिश्चियंस भी लेकर आए थे। उनमें से एक थे C.F. एंड्रयू, जिन्हें दीन बंधु भी कहते हैं। वो भी गांधी जी के एक बड़े अच्छे प्रिय मित्र होते थे
और वो गोपाल कृष्ण गोखले के मैसेजेस को गांधी जी तक पहुंचाने का काम भी किया करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को एनलाइटन किया कि मोहनदास करमचंद गांधी, अगर तुम वाकई में साउथ अफ्रीका में इन सत्याग्रहों को सक्सेसफुल देखना चाहते हो तो ऐसे मुद्दों को पकड़ो जिससे मास पार्टिसिपेशन हो सके। अपने मासेस को, अपने सत्याग्रह की क्वालिटी को बढ़ाओ। हर तबका इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करने लग गई थी। वो इस तरह के एक्ट्स जो हैं उनका विरोध कर रही थी। इंडिया में लॉर्ड हैजिंग, जो उस समय में गवर्नर जनरल थे, वो इस तरह के एक्ट्स का विरोध कर रहे थे वहीं से। तो जब गांधी जी को समझ आया कि ओके, अब हमें ऐसे मुद्दे पकड़ने होंगे जिसमें मास पार्टिसिपेशन हो, तो उन्होंने अपना जो तरीका था, अप्रोच था, उसको बदला और ऐसे ही मुद्दों को पकड़ना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो ऐसा ही मुद्दा था। एक और मुद्दा था और वो था पोल टैक्स। पोल टैक्स क्या होता है? अगर आप किसी भी दूसरे देश से साउथ अफ्रीका में मजदूर के रूप में एज लेबरर आए हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करा लीजिए, तभी आप साउथ अफ्रीका में रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आप अपने घर लौट जाइए। या फिर तीसरा ऑप्शन, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर भी साउथ अफ्रीका में रहना चाहते हैं तो आपको पोल टैक्स देना पड़ेगा। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी और लेबरर्स की जो वेजेस थे वो बहुत कम थे। वो इतने कम थे कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर वो अपने घर भी नहीं लौट सकते थे। अब ये पर्टिकुलर मुद्दा भी मासेस को इकट्ठा कर सकता है। बहुत सारे मजदूर अलग अलग देशों से साउथ अफ्रीका में उस समय मौजूद थे और गांधी जी ने इन्हीं एरियाज पर फोकस करना, टारगेट करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने मूवमेंट्स की नब्ज को पकड़ लिया था और वहीं साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के ऊपर लंदन का प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। इसीलिए साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट गांधी जी के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके तहत इंडेंजर्ड लेबर्स पर लगभग 13 टैक्स ऐसे थे जिनको अबॉलिश किया गया। अब से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट से ही अपनी आइडेंटिटी को एशियंस प्रूफ कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पे जो इलीगल मैरिजेस थी उनको भी लीगल बना दिया गया। अब गांधी जी का काम साउथ अफ्रीका में काफी हद तक खत्म हो चुका था। गांधी जी सत्याग्रही, इसका जो आइडिया है, सत्याग्रह का जो आइडिया है, उसको साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश कर चुके थे। अब CF एंड्रयू, दीन बंधु, गांधी जी के दोस्त, कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी, अब तुम्हें भारत लौटना चाहिए क्योंकि अब भारत को तुम्हारी जरूरत है। और 1915 में गांधी जी वापस आए। 9 जनवरी 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ जाते हैं और इस दिन को आज भी भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, NRI डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आरती मैम। आपने बड़ी सरलता और सहजता के साथ महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका के कैंपेन्स और उनके प्रयोगों से हमें परिचित कराया। यह बिल्कुल कहना ठीक होगा कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किए गए अपने प्रयोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इंप्लीमेंट करके भारत को आजादी दिलाई। उन्होंने जितने भी कैंपेन्स, लोगों के लिए जितनी भी लड़ाई साउथ अफ्रीका में लड़ी थी, वो अनुभव उनको भारत में भी हेल्प करेगा भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। काफी सारी ऐसी चीजें हमें जो देखने को मिलेंगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उनका महात्मा गांधी ने पहली बार प्रयोग अफ्रीका में ही किया था। खैर, 1915 से आगे की यात्रा मैं अनुज गर्ग आप लोगों को तय करवाऊंगा। आइए समझते हैं बापू ने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में एंट्री ली और कैसे भारत को स्वतंत्रता अहिंसा के बल पे दिलाई। 1915 में महात्मा गांधी जब राष्ट्रीय आंदोलन में एंट्री करेंगे 9 जनवरी को, जिसको NRI दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यह भारत में काफी क्रांतिकारी घटना सिद्ध हुई थी। इससे पहले किसी एक पर्सनैलिटी के लिए इतनी अपार मात्रा में जनसंख्या एकत्रित होना भारत में कोई आम बात नहीं थी। यह इस बात को दर्शाता है कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो भी प्रयोग किए थे, उसका डंका पूरे विश्व में गूंज रहा था, पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा था।
और उसी ख्याति के साथ महात्मा गांधी ने जब इंडिया में एंट्री ली तो कई सारे लोग उनको भारत में भी देखने के लिए आएंगे। 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह। कांग्रेस एक उद्घाटन समारोह को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कर रही थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ही उद्घाटन समारोह था और महात्मा गांधी को इनवाइट किया जाता है कि गांधी जी आइए और आप अपने विचारों को लोगों के सामने रखिए। जब महात्मा गांधी की 1916 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बोलने की बारी आती है तो एक बहुत ही आश्चर्यचकित घटना घटित होती है। महात्मा गांधी अपने उद्भाषण समारोह में कांग्रेस की आलोचना करके अपनी स्पीच की शुरुआत करते और कहते हैं कि मुझे इस पूरे के पूरे समारोह में केवल अभिजात वर्ग दिखता है, केवल इंटेलेक्चुअल क्लास दिखती है, केवल बौद्धिक वर्ग दिखता है। क्यों इस समारोह में मुझे किसानों की प्रेजेंस नहीं दिखती है? क्यों इस समारोह में मुझे किसानों का जनसैलाब नहीं दिखता है? महात्मा गांधी अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं और वहीं की वहीं कांग्रेस को एक प्रकार का संदेश दे देते हैं कि यदि कांग्रेस ने अपने नेतृत्व के चलते अपने झंडे के अंतर्गत किसानों को शामिल नहीं किया तो शायद भारत के लिए स्वतंत्रता को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा। एक साल उनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एंटर करे हुए हुआ था और वो समझ गए थे कि कोई भी मूवमेंट कभी भी सक्सेसफुल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसमें मासेस का पार्टिसिपेशन नहीं है। कांग्रेस को उन्होंने वहीं करेक्ट कर दिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भाषण में कि हमें मास मूवमेंट के बल पे ही सफलता मिल सकती है, हमें कांग्रेस के सोशल बेस को बढ़ाना होगा और जनता को इसमें शामिल करना होगा। इसी समारोह में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। महात्मा गांधी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और वो बड़े प्रेरित हो रहे थे कि महात्मा गांधी ने कितनी ठीक बात कही है किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने की। महात्मा गांधी से वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और महात्मा गांधी को यही राजकुमार शुक्ला इनवाइट करते हैं कि आप चंपारण के किसानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए क्यों नहीं आते हैं। तो महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला के आग्रह के चलते ही चंपारण के किसानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए चंपारण में जाते हैं, जहां पे ब्रिटिश का तिनकटिया सिस्टम, जिसका अर्थ है कंपल्सरी रूप से 3/20 हिस्से पे 3/20 पार्ट पे लैंड के किसानों को नील की खेती करनी थी, इंडिगो की खेती करनी थी। किसान इससे बहुत ज्यादा त्रस्त थे। किसान चाहते थे कि उन्हें उनकी मन मर्जी की फसलें उगाए जाने का अधिकार दिया जाए, लेकिन तिनकटिया सिस्टम से काफी ज्यादा त्रस्त किसान महात्मा गांधी की ओर देख रहे थे कि किस तरह से महात्मा गांधी ब्रिटिश से लड़ेंगे तिनकटिया सिस्टम को कराने के लिए। तो महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे, तिनकटिया सिस्टम को समझा, लोगों की आवाजों को सुना और इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन लॉन्च किया चंपारण सत्याग्रह के रूप में। इसके पीछे की फाइटिंग का कारण क्या था? ब्रिटिश से लड़ना है, तिनकटिया सिस्टम का एंड कराना है। तिनकटिया सिस्टम का एंड कराने के लिए ब्रिटिश से महात्मा गांधी लड़ेंगे और अगुवाई करेंगे भारत के किसानों की। मित्रों, ये एक ऐसा पहली बार भारत में किसानों को मुद्दे को लेकर आंदोलन हो रहा था। पहला किसान आंदोलन नहीं था, लेकिन ऐसा पहला आंदोलन जो किसानों के मुद्दे को लेकर हो रहा था और कोई इतना बड़ा लीडर उसको सपोर्ट कर रहा था। ये एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी बात थी और यूपीएससी ने भी 2017 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसने पीजेंट अनरेस्ट को नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया। ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसने किसानों के असंतोष को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया था। ये जो आंदोलन था, ये जो सत्याग्रह थी, वो चंपारण सत्याग्रह थी। और महात्मा गांधी यही नहीं रुके, आगे भी चल के 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए लड़ाई करके उनको 35% यानी कि 35% की वेज हाइक दिलाई। और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह में, जहां पे ब्रिटिश का कहना था अकाल पड़ने के बावजूद भी, प्राकृतिक आपदा आने के बावजूद भी ब्रिटिश मांग कर रहे थे कि हम तुम्हारे ऊपर, भारत के किसानों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो महात्मा गांधी ने लीड करा इस कैंपेन को भी और बोला
कि हम टैक्स नहीं देंगे, भारत के लोग टैक्स नहीं देंगे। ब्रिटिश को महात्मा गांधी के आगे झुकना पड़ा, खेड़ा सत्याग्रह के आगे रुकना पड़ा, और फिर ब्रिटिश ने अपनी बात को पीछे हटते हुए यह कहा कि जिस व्यक्ति की कैपेसिटी टैक्स को देने की है वो दे दे, अन्य लोग ना दें। तो महात्मा गांधी ने 1916 में क्लियर कर दिया मास मूवमेंट करना है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह कर दिया, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह को करके महात्मा गांधी ने यह प्रूव कर दिया कि भले ही वो स्थानीय मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, भले ही वो रीजनल मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक राष्ट्रीय नेता बन के रहेंगे, क्योंकि हर एक नेता जो राष्ट्रीय लेवल का बनता है उसकी शुरुआत तो क्षेत्रीय मुद्दे से ही होती है ना। आप कितना अच्छे तरीके से क्षेत्रीय मुद्दों को समझ पाते हो। लेकिन मित्रों, धीरे 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 वर्ल्ड वॉर 1 भी एंड की तरफ आ रहा था। हम लोग देख रहे थे कि ब्रिटिश ने हमें जो वादे करे थे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, ब्रिटिश उनकी पूर्ति करेंगे कि नहीं। महात्मा गांधी भी अपने स्पेसिफिक लोकल इश्यूज के मुद्दों से आगे चल के राष्ट्रीय लेवल की राजनीति की ओर अग्रसर होना चाहते थे। ब्रिटिश से हमें उम्मीद थी कि ये हमारे जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी, रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस मैं कहूंगा, उनको पूरा करेंगे। तो एक ऐसा माहौल था, और सडनली ब्रिटिश के द्वारा फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट ला दिया जाता है। यह रॉलेट एक्ट जो था अपने आप में बड़ा काला कानून था। इसको तो अराजकता से भरा हुआ कानून भी कहा जाता है। यह रॉलेट एक्ट किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी अपराध के, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन के आधार पे भी 2 साल तक के लिए गिरफ्तारी की बात कर रहा था। किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कमिट किया है या नहीं वो बात सेकेंडरी है। ब्रिटिश किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर 2 साल तक के लिए गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे। कितनी अजीब बात है इस ब्रिटिश शासन की भी, कि ये खुद कहते थे कि हम भारत में आए हैं, भारत को कानून का शासन देंगे, रूल ऑफ लॉ देंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार से ज्यादा भारत में कानून के शासन की धज्जियां शायद किसी ने उड़ाई नहीं। अगर ब्रिटिश वाकई में अपनी बात को करना चाहते थे, कथनी करना चाहते थे, तो फिर भारत में रॉलेट एक्ट क्यों आता? क्योंकि ये तो कानून के शासन के एकदम परे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को आपने शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और उस व्यक्ति को कोर्ट में अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं है। महात्मा गांधी इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह करेंगे, और महात्मा गांधी जो है रॉलेट सत्याग्रह में ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करेंगे कि आप इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करो। लेकिन 10 अप्रैल 1919 को जो घटना घटित होगी, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अमृतसर के जलियांवाला बाग में इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल से ठीक 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग मार्शल लॉ पंजाब में कर्फ्यू लगने के बावजूद ही अपने नेताओं के लिए खड़े होने के लिए, गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में विरोध करने के लिए एकत्रित होते हैं। लेकिन जो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में होता है वो बड़ा ही विध्वंसक है भारत के इतिहास में। सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या उसमें की जाती है बिना एक फायरिंग की ऑफिशियल वार्निंग दिए। इससे ज्यादा काला दिन भारत के इतिहास में नहीं हो सकता। और महात्मा गांधी के द्वारा जो रॉलेट सत्याग्रह चालू हुई थी, महात्मा गांधी को हिंसा के माहौल में उस रॉलेट सत्याग्रह का सस्पेंशन करना पड़ा। रॉलेट सत्याग्रह के सस्पेंशन को कुछ इतिहासकारों ने हिमालयन ब्लंडर भी कहा है। और यहां से मित्रों एक ऐसे आंदोलन की अब शुरुआत होने वाली है जो भारतीय राजनीति में अपना एक बहुत अहम पहलू छोड़ेगा। 1920 में महात्मा गांधी खिलाफत के मुद्दे को सपोर्ट करते हुए अली ब्रदर्स को यह बोलते हैं कि आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को लॉन्च कीजिए और उसमें असहयोग का रास्ता, नॉन कोऑपरेशन का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन मित्रों, भारतीय राजनीति उस समय काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। केवल भारतीय मुसलमानों के तुर्की से संबंधित मुद्दे तक ही अपने आप को सीमित रखना नहीं चाहती थी। ये जलियांवाला बाग की आग में भी भड़क रही थी। ये ब्रिटिश के प्रॉमिस करने के बाद भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भारत को कोई रियायत नहीं देना, इसकी ज्वाला में भी भड़क रही थी। तो यही खिलाफत आंदोलन आगे चल के अगस्त 1920 में अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ लेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, असहयोग आंदोलन से, जो भारत पर इतनी बड़ी स्केल पे होने वाले
पहले आंदोलनों में से एक था। कुछ इतिहासकार महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी पे दाग भी लगाते हैं। ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करके खुद की ही धर्मनिरपेक्ष छवि को डाइल्यूट कर लिया, लेकिन मेरी राय में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सीमेंट करने का इससे बढ़िया और कोई अवसर आने वाले इतने सालों तक नहीं दिख रहा था। तो ये महात्मा गांधी के हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सुनिश्चित करने के ज़्यादा प्रयत्न के रूप में देखा जाना चाहिए। यहीं से शुरुआत होगी 1920 से, खिलाफत आंदोलन मर्ज हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ और अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होगी। असहयोग आंदोलन बढ़ता चलेगा। महात्मा गांधी 1921 में कह देंगे अगर सारे लोग असहयोग करेंगे अगले 1 साल तक ब्रिटिश का बॉयकॉट करेंगे, ब्रिटिश सेना का बॉयकॉट करेंगे। सेना से बोला अब जितने भी भारत के सैनिक शामिल थे ब्रिटिश की मदद कर दो, ब्रिटिश की मदद करना बंद कर दो। आगे काफ़ी सारे स्कूल में जाने वाले छात्र छात्राओं से बोला गया स्कूल और कॉलेजेस में जाना बंद कर दो। जितने भी वकील थे उनसे बोला गया वकालत बंद कर दो। जितने भी ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग कर रहे थे बोल दिया असहयोग करो। पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के साथ नॉन कोऑपरेट करना था। महात्मा गांधी ने 1921 में आश्वासन दे दिया था कि अगर आप लोग इसी प्रकार से 1 साल तक ब्रिटिश सरकार से लड़ते रहे भारत को जल्दी स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा गांधी ने इस बात को सब जनता से बोल दिया था कि 1 साल तक हमें संघर्ष करना है और हमें 1 साल के अंदर स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि 5 फरवरी 1922 को जो हुआ वो अपने आप में भारत में एक बड़ी घटना थी। चोरी चोरा कांड की मैं बात कर रहा हूं और इसी के चलते जो हिंसा इसमें हुई थी महात्मा गांधी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। हालांकि कुछ इतिहासकार इसको भी नेशनल कैलेमिटी यानी कि राष्ट्रीय आपदा बोलते हैं और महात्मा गांधी का कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को लेके अपना एक विरोध भी दिखाया था और महात्मा गांधी के समर्थन में वो नहीं थे कि बापू आपने तो कहा था 1 साल में स्वराज मिलेगा, आप इस आंदोलन को स्थगित मत करिए। महात्मा गांधी बड़े अपने हेड में क्लियर थे, जब भी किसी भी आंदोलन में हिंसा आएगी मैं अपने पैरों को पीछे खींच लूंगा। महात्मा गांधी कथनी और करनी में विश्वास करते थे। डू मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, क्या साधन और साध्य की पवित्रता है, इस बात में विश्वास करते थे। स्वतंत्रता उनके लिए प्राप्त करना जितना नेक सपना था उसी सपने को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी समझते थे उतने ही नेक तरीकों का प्रयास भी करना है, प्रयोग भी करना है। तो महात्मा गांधी 1922 की चोरी चोरा घटना के बाद आंदोलन को सस्पेंड कर देंगे। आगे चल के 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव के सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। आपकी जानकारी के लिए जान लेना जरूरी है, महात्मा गांधी एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जो कि 1924 के बेलगांव के सेशन में था। और असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी कि रचनात्मक कार्यों के प्रक्रिया में आगे चले जाएंगे। महात्मा गांधी के कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रमों में शामिल था एक तरफ खादी चरखा, दूसरी तरफ हरिजन वेलफेयर यानी कि पीड़ितों शोषितों का उद्धार, तीसरी तरफ महात्मा गांधी महिलाओं को नेशनल मूवमेंट से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और उसके साथ साथ विलेज रिकंस्ट्रक्शन यानी कि जितने भी गांव हैं उनको भी किसी न किसी तरह से एम्पावर सशक्त किया जाए। ये महात्मा गांधी के कंस्ट्रक्टिव वर्क का प्लान था। 1927 में जब साइमन कमीशन आएगा, ये घटना अपने आप में एक बड़े आंदोलन को रिजल्ट करने में अपनी भूमिका निभाएगी। साइमन कमीशन का बॉयकॉट होगा। इसका कारण ये था, साइमन गो बैक के नारे लगेंगे। इसका कारण ये था कि साइमन कमीशन 7 सदस्यीय भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए लाया गया, लेकिन उस साइमन कमीशन में एक भी मेंबर भारतीय नहीं है। इसका विरोध तो होना था। भला हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर को डिसाइड करने में आप हमारा ही साथ नहीं ले रहे हो, ये तो एक गलत बात थी। तो महात्मा गांधी जो है साइमन कमीशन जब आएगा तो सभी भारत के लोगों के मन में बेचैनी होगी, साइमन गो बैक के नारे लगेंगे। इसी का विरोध करते समय आप लोगों को जान लेना जरूरी है लाला लाजपत राय की भी डेथ हो जाएगी।
और फिर आगे चल के महात्मा गांधी से जुड़ी हम ज़्यादा बात करेंगे। बाकी सारी बातें भी आपको थोड़ी थोड़ी हाईलाइट कर देता हूँ। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आएगी। 1929 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भारत पूर्ण स्वराज्य का नारा देगा। और फिर आगे चल के इसी पूर्ण स्वराज्य के कार्य से, इसी पूर्ण स्वराज्य की मंशा से हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। 15 फरवरी 1930 को ही महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिख के बोल दिया था कि अगर आपने हमारी मांगों की पूर्ति नहीं की, कई प्रकार के टैक्सेस को आपने नहीं हटाया, जिसमें एक प्रमुख टैक्स सॉल्ट टैक्स था, तो महात्मा गांधी जल्द ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक कैंपेन को लॉन्च करेंगे। ब्रिटिश का काफी वेट करने के बाद भी जब उस पत्र का रिप्लाई नहीं आया, महात्मा गांधी 12 मार्च को डांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर देंगे और इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि महात्मा गांधी ने नमक को ही इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया और नमक को ही उन्होंने क्यों बोला कि सॉल्ट टैक्स का एंड करना पड़ेगा, और इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह से क्यों जोड़ा गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। नमक एक ऐसा मुद्दा है जो गरीब को और अमीर को दोनों को जोड़ सकता है, क्योंकि गरीब के लिए जहां नमक का मुद्दा एक इकोनॉमिक इशू है, एक आर्थिक मुद्दा है, वहीं अमीर के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है कि भैया तुम इतनी बेसिक चीज पे टैक्स कैसे लगा सकते हो। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने बड़े टैक्टफुली नमक के मुद्दे को उठाया। गरीब अमीर शिक्षित अशिक्षित सभी का यह मुद्दा हो सकता था। 12 मार्च को महात्मा गांधी ने डांडी मार्च चालू की और ब्रिटिश महात्मा गांधी के प्रभाव को समझ गए थे, इसलिए कुछ ही दिनों के अंदर महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था। अब ब्रिटिश सरकार भी बड़ी चिंतित थी कि वो इस आंदोलन को स्थगित कैसे करे, क्योंकि भारत के साथ अगर उनको कोऑपरेशन नहीं मिलेगा भारत के लोगों का, और भारत के लोग उन्हीं को सिविल डिसोबे करेंगे, तो भला अपने प्रशासन को भारत में बिना भारत के लोगों की मदद से कैसे चलाएंगे। तो ब्रिटिश चाहते थे कि कैसे ना कैसे इस आंदोलन को बंद किया जाए, लेकिन और कई सारे लोगों को, लगभग 60,000 लोगों को जेल भी भेजा गया। 60,000 लोगों के आसपास लोगों को जेल भी भेजा गया। महात्मा गांधी ने बोल दिया जेल भरो आंदोलन, सभी लोग जानकर के जेल में जाइए, जेल को भर दीजिए। जब जेल ही भर जाएंगी तो किस किस को गिरफ्तार करके भला ब्रिटिश किस किस को जेल में डालेंगे। बड़े टैक्टफुल नेता थे, बड़े समझदार, बड़े कैलकुलेटिव नेता थे, और महात्मा गांधी से ज्यादा किसी आंदोलन को शुरू कब करना है और अंत कब करना है, इससे अच्छा महात्मा गांधी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को एक्सपर्टीज भी नहीं थी। खैर, ब्रिटिश के द्वारा प्रयास किया जाता है पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अरेंज करके भारत के लोगों को बातचीत में शामिल किया जाए, लेकिन कांग्रेस के पार्टिसिपेशन के बिना, गांधी जी की पार्टिसिपेशन के बिना पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं था। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होती है। फिर जब महात्मा गांधी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करते हैं, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन आपस में मिलते हैं, उनके बीच में बातचीत होती है, और लॉर्ड इरविन का पूरा प्रयास रहता है कि कैसे ना कैसे बापू को कन्विंस कर लिया जाए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, क्योंकि बापू जब आएंगे तब बात आगे बढ़ पाएगी। तो महात्मा गांधी को कन्विंस करने के लिए इरविन साहब और महात्मा गांधी के बीच में एक मेल होता है, और बाद में वही रिजल्ट करता है गांधी इरविन पैक्ट में। गांधी इरविन पैक्ट के कुछ मेन क्लॉजेस थे, जहां पे महात्मा गांधी के द्वारा ये डिमांड की गई थी कि ऐसे सभी प्रिजनर्स जो वायलेंस के चार्ज से ग्रस्त नहीं है, आप उनको रिलीज करिए, सॉल्ट टैक्स को एंड करिए। बदले में लॉर्ड इरविन ने यह कमिटमेंट महात्मा गांधी से दिया कि आपको भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्थगन करना पड़ेगा। और फिर इन्हीं सभी मुद्दों के साथ गांधी इरविन पैक्ट होता है, और फिर महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के हाथों में जब असफलता लगती है, तो महात्मा गांधी भारत लौटते हैं, दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी की यह बात भी आपको समझना पड़ेगा कि वो जानते थे कि किसी भी मास मूवमेंट को एक इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए चलाना बड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जनता कभी कभी अपने पेशेंस को भी खो सकती है। एक लंबे समय तक आप लोगों से सिविल डिसोबे और नॉन कोऑपरेट करने को नहीं बोल सकते हो। जहां एक तरफ मास मूवमेंट की
अपनी कुछ खूबियां होती हैं, अपने साथ वो कुछ स्ट्रेंथ लाती है, वहीं मास मूवमेंट की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। इसलिए दोबारा चालू करने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कुछ समय में एंड कर दिया जाता है और फिर महात्मा गांधी 1933-34 के आसपास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं और वो ऑल इंडिया कांग्रेस से भी रिजाइन कर देते हैं। लेकिन मित्रों, इस कांग्रेस के रेजिग्नेशन से पहले महात्मा गांधी ने कांग्रेस के रेजिग्नेशन के बाद अपने आप को केवल कंस्ट्रक्टिव वर्क में डिवोट कर दिया, रचनात्मक कार्य में डिवोट कर दिया। उससे पहले महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के 1932 के पूना पैक्ट को भी जान लेना जरूरी है। दो नेता जिनके अप्रोच अलग थे, जिनकी स्ट्रेटेजी अलग थी, गोल कॉमन था, वो था कैसे नीचे या निम्न वर्ग जो हैं उनके उद्धार को करना है। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर भले अपनी अप्रोच और स्ट्रेटेजी में कितने भी डिफरेंट रहे हों, हमेशा गोल में कॉमन थे, वो था लोगों का उद्धार, दलितों का उद्धार। दोनों के बीच में दरअसल 1932 के कम्युनल अवार्ड को लेके एक प्रकार की सहमति नहीं थी और इसी असहमति को लेके जहां महात्मा गांधी चाहते थे कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक चुनाव ना मिले, वहीं अंबेडकर चाहते थे कि वहीं अंबेडकर का ऐसा मानना था शायद ये दलितों की बेहतरी का कारण आगे चल के बन सकता है। दोनों में एक प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा विचारों में मतभेद हुआ, मनभेद नहीं था और फिर दोनों के बीच में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में जब महात्मा गांधी पूना की अवधा जेल में चले जाते हैं फास्ट एंड टू डेथ को, मृत्यु पर्यंत उपवास को, तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट होता है जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि दलितों के उद्धार के लिए हम लोग जो है रिजर्वेशन या आरक्षण का तरीका अपनाएंगे। और फिर 1934 में आगे चल के आप लोगों को जैसा मैंने बताया स्थगन होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का और महात्मा गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस से रिजाइन कर देंगे, राजनीति से रिजाइन कर देंगे ताकि वो अपने आप को डिवोट कर पाए कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रम। अगली घटना की शुरुआत धीरे 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 करके 1939 आएगा। 1939 में अचानक से पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण के साथ 1 सितंबर 1939 को जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी तो ये भारत की राजनीति को दोबारा से एकदम एक्टिव कर देगी, सक्रिय कर देगी। 1 सितंबर 1939 को एकदम से हिटलर का जब पोलैंड पे आक्रमण हुआ, ब्रिटिश ने 48 घंटों के अंदर घोषित कर दिया इंडिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। भारत से बिना पूछे भारत को वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट एक घोषित करना अपने आप में एक थोड़ा सा ब्रिटिश का ऑथोरिटेरियन कदम था। महात्मा गांधी इसमें अपनी बेचैनी को व्यक्त करते हैं और वो डिमांड करते हैं कि ब्रिटिश का तब तक किसी भी प्रकार का सपोर्ट ना किया जाए जब तक वो हमें कुछ वादे करने को लिखित में तैयार नहीं होते हैं। प्राइमरीली रूप से हम लोग मांग कर रहे थे पूर्ण स्वराज्य की, लेकिन ब्रिटिश भला अपनी बात पे अड़ा रहना चाहते थे, भारत को कुछ भी ऑफर नहीं करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने भी बोल दिया हम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार का साथ देना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने बोल दिया सैद्धांतिक रूप में मैं ब्रिटिश सरकार के साथ हूं क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश बनाम फांसीवाद है। एक तरफ जहां पे वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वहीं दूसरी तरफ फांसीवादी और नाजीवादी पार्टी है। सैद्धांतिक तौर पे मैं ब्रिटिश सरकार का साथ दे दूंगा अगर ब्रिटिश सरकार कुछ वादा हमें देने को तैयार हो जाए, लेकिन ब्रिटिश मानने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी भी फिर अपने बात पे अड़े रहे, ब्रिटिश को समर्थन नहीं मिला। धीरे धीरे ब्रिटिश की मन की बेचैनी बढ़ रही थी, भारत का सपोर्ट उनको चाहिए था। वर्ल्ड वॉर 2 में एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश भारत में अगस्त ऑफर लाते हैं। अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस की बात थी। हम तो 1929 में ही पूर्ण स्वराज का नारा दे चुके थे, तो 11 साल बाद हम उससे कम पूर्ण स्वराज से कम किसी भी चीज में क्यों एक्सेप्ट करेंगे। गांधी जी ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। धीरे 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 जापान का एक नया एपिसोड आता है। जापान भारत की तरफ अग्रसर हो रहा था, ब्रिटिश को भारत के सपोर्ट की जरूरत थी। महात्मा गांधी के मन में बेचैनी हो रही थी, जापान ने अगर भारत में अटैक कर दिया भारत के लिए बड़ा दुखदायक हो जाएगा। और भारत से जापान का कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, जापान तो इसलिए युद्ध कर रहा है भारत में क्योंकि भारत में ब्रिटेन है। तो महात्मा गांधी डिमांड करते हैं कि आप कुछ हमारे लिए ऑफर लाइए
और फिर अल्टीमेटली मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन लाया जाता है। ब्रिटिश उसमें कुछ बातें बोलते हैं कि हाँ, हम आप लोगों को एक कहीं ना कहीं जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी देंगे जो ओनली इंडियंस की होगी वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन उसमें भी वही बात थी कि वो हमें पूर्ण स्वराज्य देने को तैयार नहीं थे, डोमिनियन स्टेटस पे अटके हुए थे। महात्मा गांधी अब बेचैनी का अलग स्तर में दिखाई देते हैं और महात्मा गांधी इसी के चलते 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के इतिहास का बहुत बड़ा आंदोलन, करोड़ मरो का नारा दिया गया। अलग ही मूड में महात्मा गांधी देखते हैं। कुछ इतिहासकार जैसे कि सुमित सरकार बोलते हैं, महात्मा गांधी वाज सीन इन द समर ऑफ 1942 इन अ कंप्लीटली एंड यूनिकली मिलिटेंट मोड, कि महात्मा गांधी के मन में 1942 की ग्रीष्म ऋतु में एक अलग ही प्रकार की बेचैनी को देखा गया। बेचैनी भला क्यों नहीं देखी जाएगी, जापान भारत की तरफ अग्रसर हो रहा था, भारत का कोई भी मुद्दा जापान से नहीं था, ब्रिटेन के चलते जापान आ रहा था, उनके बीच में युद्ध होता तो इस त्रासदी में भारत को नुकसान होता। भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य था कि इमीडिएटली ब्रिटिश भारत से जाए। महात्मा गांधी ने तो बोल दिया, अगर पॉसिबल है तो आप कल सुबह ही चले जाइए, क्रिप्स महोदय जिस वायुयान से आए हैं उसी से वापस चले जाएं। अगर पॉसिबल है तो आप अभी भारत से चले जाओ। आपके जाने के बाद अगर भारत में एनार्की, अराजकता भी आएगी तो मैं उस एनार्की को रिस्क करूंगा, लेकिन ये सिस्टमेटिक एनार्की ब्रिटिश शासन की जानी चाहिए। आप भारत को भली अराजकता के लिए छोड़ जाओ, भगवान के लिए छोड़ जाओ, लेकिन आप जाओ, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। अलग ही प्रकार की बेचैनी देखी गई, जिसके पीछे का एक कारण जापान का एडवांसमेंट था। दूसरी तरफ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन की अपने आप में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के अलावा भी एक बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती का नाम था, उस चैलेंज का नाम था, कैसे ना कैसे करके जितना चाहते थे एक पृथक देश के रूप में पाकिस्तान की स्थापना की जाए। तो बीच में काफी सारी आप लोगों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आपस में एक प्रकार की उथल पुथल भी देखने को मिलेगी। पूरे प्रयास रहे, जैसे कि 1943-44 के सीआर फॉर्मूला और 1945 के देसाई लियाकत पैक्ट के द्वारा पूरा प्रयास रहा, लेकिन ऐसा था कि लगभग लीग मन बना चुकी थी भारत से अपने आप को अलग करने का। और महात्मा गांधी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो। उन्हें तो कांग्रेस को भी ये बोल दिया था कि अगर कांग्रेस ने भारत की विभाजन को स्वीकार करा तो मैं अर्थी पे से मेरी कांग्रेस को निकलना होगा, मैं अपने जीवित रहते हुए कांग्रेस को भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं करने दूंगा। लेकिन भारत के इतिहास की एक और विध्वंसक घटना 16 अगस्त 1946 यानी कि 16 अगस्त 1946 को होती है। डायरेक्ट एक्शन डे के अंतर्गत मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के अंतर्गत एक तरह से सांप्रदायिक दंगों को फैलाने के लिए लड़के लेंगे पाकिस्तान और लेकर रहेंगे पाकिस्तान के नारे देते हैं। सैकड़ों निर्दोष लोगों की डायरेक्ट एक्शन डे के बाद होने वाली हिंसा में डेथ होती है। महात्मा गांधी जो भारत के विभाजन के खिलाफ बोले थे कि कांग्रेस को मेरी अर्थी पे से गुजरना पड़ेगा, उनको भी विभाजन की कड़वी सच्चाई के आगे अपना सर झुकाना पड़ता है। लेकिन महात्मा गांधी सभी चुनौतियों के बाद में, खासकर 1944 में उनकी जो पत्नी हुआ करती थी, धर्म पत्नी हुआ करती थी कस्तूरबा जी, उनकी डेथ के बाद भी वो रुके नहीं, वो अड़िग रहे, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आगे बढ़ते रहे। और अपने आप में ये बहुत क्रांतिकारी बात है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली वो अहिंसा के मॉडल पे मिली। 30 जनवरी 1948 को गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या हो गई हो, लेकिन आज भी अपने कार्य और विचारधारा से महात्मा गांधी पूरे देशवासियों को और विश्व को प्रभावित करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। हमने महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में देखा, पूरी कहानी की 2 अक्टूबर से लेके 30 जनवरी 1948 तक की बात करी। इसमें काफी सारी ऐसी बातें हुई जो परीक्षा उपयोगी थी। आइए अनअकैडमी के कुछ टॉप एजुकेटर्स से महात्मा गांधी के, उनके क्या विचार हैं महात्मा गांधी के प्रति, उनको जानते हैं। धन्यवाद। मित्रों, एक दुबला पतला इंसान स्टीव रॉजर्स, उसको इंजेक्शन दिया जाता है, वो कैप्टन अमेरिका बन जाता है, सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पे चलता है, जुल्मियों से लड़ता है। भाई गांधी जी ये काम बिना इंजेक्शन लिए कर चुके हैं।
हॉलीवुड का एक हीरो जकीन फिनिक्स, ऑस्कर अवार्ड मिलता है जोकर मूवी के लिए। स्टेज पर आकर वो सब नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए, बातें करता है। भारत के कुछ नौजवान इतने इंस्पायर्ड फील करते हैं कि उसके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस शेयर करते हैं, भाई गांधी जी वही बातें अंग्रेज़ों के ज़माने से कह रहे हैं। तो वो सभी नौजवान जो हॉलीवुड हीरोज़ में अपना इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगा अपने नेशनल सुपर हीरोज़ को याद करो, गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और सभी। तो आज 2 अक्टूबर के इस दिवस पर मैं उन सबको नमन करता हूं, और ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट। 1959 की ये बात है। भारत को आज़ाद हुए 12 साल हो चुके थे। गांधी जी का मृत्यु हो चुका था। उसी दौरान विदेश से एक व्यक्ति भारत की तरफ आता है और वो थे अमेरिका के नागरिक मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी थी, जिनके साथ सदियों से भेदभाव हो रहा था। उनको लेकर वो आंदोलन भी कर चुके थे, पर उनको न्याय नहीं मिल रहा था और हर बार थक जाते थे। 1959 में मार्टिन लूथर किंग भारत की जो दौरा करते उससे इतना मोटिवेट हुए, और मोटिवेशन का कारण था महात्मा गांधी। जी हाँ, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा, उन्होंने दांडी मार्च के बारे में पढ़ा और देखा कि कैसे नॉन वायलेंट, एम्पैथी, रिस्पेक्ट और सिविल डिसोबीडियंस के द्वारा भारत की आज़ादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली। मार्टिन लूथर किंग इससे ही मोटिवेट आके अमेरिका वापस जाते हैं, और अमेरिका के अंदर वापस जाने के बाद सेल्मा नाम की जगह से एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये आंदोलन का परिणाम ये था कि अमेरिका में 1965 तक आते आते ब्लैक कम्युनिटी को वोटिंग राइट्स मिलते हैं और उनके साथ सदियों से होने वाला भेदभाव खत्म हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की, जिन्होंने भारत की आज़ादी के अंदर तो बहुत बड़ा योगदान दिया है, पर अमेरिका को ब्लैक प्रेसिडेंट देने में भी एक बहुत बड़ा फिलॉसफिकल कंट्रीब्यूशन भी दिया है। एक पर्सनालिटी को सत सत प्रणाम। जय हिंद। फ्रेंड्स, मैं कई बार ये सुनता हूँ और लोग बोलते हैं हम ना व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, और हम फास्टिंग ऐसी चीजों के लिए करते हैं जो एक्चुअली हम लोग बड़े आराम से अवॉइड कर सकते हैं। हमने कुछ देर के लिए तला हुआ खाना नहीं खाया या सो ऑन एंड सो। फास्ट क्या होता है? फास्ट वो चीज होती है, व्रत वो चीज होती है कि हम उस चीज को छोड़े जो कि हमारे लिए सबसे प्रेशियस हो, जो हमारे लिए उस टाइम पर ऐसी चीज हो कि भाई इस तलब को हम अवॉइड नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट गांधी जी टॉट अस। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो था, वो उस ट्रुथ के बारे में बात कर रहे थे, वो उस सत्य को ढूंढ रहे थे कि जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसको क्या मैं ओवरपावर कर सकता हूँ या नहीं। गांधी जी उससे से अ मैन कैन नॉट फाइंड हिज फ्रीडम अनटिल अनलेस ही रिकवर्स फ्रॉम हिज ग्रेटेस्ट वीकनेस। एक आदमी ने हमको वो सिखाया जिंदगी में कि विक्ट्री होती क्या है, सत्य होता क्या है। जय हिंद। महात्मा गांधी जी एक नाम से बढ़कर एक इमोशन, जिन्होंने दुनिया को ये प्रूव करके दिखा दिया कि जो चीज़ें अनथिंकेबल हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उस चीज़ को भी जीता जा सकता है, उस चीज़ को भी प्रूव किया जा सकता है सिर्फ आत्म भरोसे पर। जी हाँ, सिर्फ आत्मविश्वास पर और सच के साथ चलकर। सच मतलब अपने आप को पहचानना, अपने आप को ये देखना है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं। तो अपने आप को पहचानने का एक सबसे बेस्ट तरीका है ये, जो कि हम महात्मा गांधी जी से आज लर्निंग में ले सकते हैं। तो आज के दिन आत्मविश्वास, आत्म भरोसा और जिसको आप कह सकते हो सच, ये सारी चीज़ें आज हमें लर्निंग लेनी है, जिससे हम आज से भी हमारी लाइफ को एक बेहतर दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। जय हिंद। हम सब दिन रात मेहनत करते हैं और सब पैसा कमाना चाहते हैं। उस नोट के ऊपर बने एक महान व्यक्ति महात्मा गांधी की फोटो हमसे क्या कह रही है, हम वो सुनना भूल जाते हैं। उस नोट के ऊपर बने उस महान व्यक्ति का एक संदेश था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। काला धन, टैक्स की चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीजें, चाहे कोई एक बिजनेसमैन हो, सिविल सर्वेंट हो, कोई एक एम्प्लॉय हो या कोई भी व्यक्ति हो, देश के किसी नागरिक को ये सब नहीं करना चाहिए। और मैं इस सिद्धांत को हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूं। इस गांधी जयंती के अवसर पर हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हम बापू के इस मैसेज को हमेशा ध्यान रखेंगे। जय हिंद।